नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, जैसा कि अभी 57 वीडियो की जो सीरीज चलाई जा रही है, इसके तहत ये 48वां वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ। दोस्तों, इससे पहले 47 वीडियो हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है। आशा करते हैं कि आप देखे ही होंगे। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि ये सीरीज किसके लिए है, तो मैं आपको बता दूँ, TCS जो भी एग्जाम कराएगा, चाहे तो CPO का कराए, MTS का कराए, CGL का कराए, CHSL का कराए, कोई भी एग्जाम जो TCS कराएगा, सभी के लिए तो ये रामबाण है ही। साथ ही जो स्पेशल है इसमें, जो आने वाले समय के लिए स्पेशल काम करेगा आपके एग्जाम में, ये आपका MTS 2023 है। इसके अलावा CGL का मेंस की डेट निकल गई है, उनके लिए है। इनके अलावा दिल्ली पुलिस की एग्जाम होने वाली है, इनके लिए। तो इन 3 सीरीज वाले विशेष फॉलो करेंगे, अन्यथा जहां भी GK GS की क्वेश्चन पूछी जाती है सभी जगह काम आएगी, खास करके TCS निर्मित। दोस्तों, आप जानते हैं कि मैं इसमें रिफाइंड क्वेश्चन ही लेता हूं, जो आपके एग्जाम में कंप्यूटर स्क्रीन पे ही दिखेंगे, और जो पॉइंट टू पॉइंट एक्स्ट्रा फैक्ट है उसमें आपको कोई भी किताब जैसे छांटना नहीं है कि यहाँ से क्या निकल के आया। प्रश्न भी आपको पॉइंट में ही है और आंसर भी पॉइंट में ही है। वन लाइनर टाइप का मैं बना देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैं शुरू से ही ऐसे ही पढ़ाते आया हूँ, जो आपको ज़्यादा पसंद है और मुझे भी अच्छा लगता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। बात रही इस वीडियो का PDF कहाँ पे दिया जाता है, तो PDF के रिगार्ड में अगर आपको जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आप लिंक को क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल में अगर WhatsApp इंस्टॉल होगा तो WhatsApp पे आपको रीडायरेक्ट करेगा। WhatsApp पे आपको मैसेज करना है, PDF के रिगार्ड में सारी जानकारी मिल जाएगी। और अभी ऑफर चल रही है, अगर आप अभी PDF बाय करते हैं, मात्र 25 रुपया इसका कॉस्ट है, तो 25 रुपया में हमारे ये 57, जिस प्रकार से अभी आप क्लास वॉच कर रहे हैं, ऐसे 57 क्लास की नोट मिलेंगे। साथ ही साथ आपको टॉपिक बैच करीब 10 टॉपिक के जो है टॉपिक बैच PDF मिल जाती है। साथ ही साथ हाल फिलहाल में जो भी एग्जाम हुए CHSL CGL, उनके एनालिसिस वाली PDF भी मुफ्त में मिल जाती है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला जो हमारा प्रश्न है, चंबल, केन और बेतवा किस पठार की प्रमुख नदियां हैं? चंबल, केन एंड बेतवा आर द मेन रिवर्स ऑफ व्हिच प्लेट्यू? जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया में 3-4 पठार काफ़ी इंपॉर्टेंसी रखती है आपके जनरल कम्पिटेटिव एग्जाम के लिहाज से। एक तो आपका दक्कन का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार और शिलांग का पठार। मैं इन चारों पठार के बारे में आपको जो है लगभग इतनी जानकारी तो जरूर प्रोवाइड करा देना चाहता हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटे, है ना भाई। तो जो चंबल, केन और बेतवा है, ये आपका मालवा पठार का जो है मतलब महत्वपूर्ण नदियां है। मालवा के पठार का महत्वपूर्ण नदियां है आपका चंबल, केन, बेतवा। अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो मालवा का पठार है ये किन किन स्टेट में फैला हुआ है, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका MP में है। इसके अलावा ये राजस्थान के टच में भी है और गुजरात के टच में भी है। तो ये 3 स्टेट के नाम से जुड़े हैं मालवा का पठार, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। इनके अलावा अगर दक्कन की पठार की बात करें तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर जो है गुजरती है। और छोटा नागपुर की पठार की बात करें तो ये भारत के 4 राज्यों से, है ना। शिलांग पठार की बात करें तो ये पूर्वोत्तर में मेघालय में सबसे ज्यादा इसकी जो है मतलब क्षेत्रफल स्थित है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे कहे कि भाई शिलांग की पठारी में कौन कौन से भारत के महत्वपूर्ण पहाड़ियां शामिल है, तो आप कहोगे जी गारो, खासी और जयंतिया। ये जो तीनों पहाड़ हैं ये आपका किस पठार का हिस्सा है, तो आप कहोगे शिलांग पठार का हिस्सा है। देखिए, गारो, खासी, जयंतिया ये अपने आप में जनजाति भी है और अपने आप में पहाड़ी भी है, ठीक है भाई। तो ये शिलांग पठार के पास आपको देखने को मिलेगा। अब आते हैं मालवा की पठार से निकलने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी है। चंबल, काली, बेतवा, माही। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे मालवा का पठार का आकार कैसा है, तो आप कहोगे ट्रायंगल जैसा है, त्रिभुजाकार है। पूर्व में आएंगे मालवा के पठार के पूर्व में तो आपको बुंदेलखंड मिलेगा। बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में स्थित एक रीजन का नाम है, जहाँ पे आपको महोबा, बांदा, है ना, मानिकपुर से थोड़ा सा और पूर्व में जाएंगे तो आपको बुंदेलखंड वाली एरिया मिलेगी, है ना। इनके अलावा उत्तर पश्चिम में आएंगे तो हमें अरावली पर्वत श्रेणी मिलेगी। और अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में क्या कुछ खास है, तो ये दुनिया की सबसे ओल्ड पर्वत श्रेणी है ना। इनके अलावा अगर अरावली पर्वत में सबसे ऊंची शिखर की बात कहा जाता है तो आप बताओगे जी गुरु शिखर चोटी जो है ये अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जो राजस्थान की भी सबसे ऊंची चोटी है अपने आप में, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा अगर मालवा के पठार के दक्षिण में हम देखेंगे तो दक्कन का पठार स्थित है, जैसा कि इस नक्शा से स्पष्ट है कि दक्षिण में दक्कन का पठार है, ठीक है। इनके अलावा मालवा का
पठार मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान और गुजरात को छूता है, जैसे कि मैंने बता ही दिया। मालवा का पठार का अधिकांश भाग किस चट्टान से निर्मित है? तो आपको बताना है जी बेसाल्ट चट्टान से बने हुए हैं। अगर आपसे कोई और भी पूछ ले डीप में जाके कि बेसाल्ट चट्टान कैसे बनते हैं, तो आपको बताना है कि काली मिट्टी के क्षरण से जो है बेसाल्ट चट्टान का निर्माण होता है ना, सॉरी, बेसाल्ट चट्टान के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है। ये बात बताएंगे, ठीक है, कि काली मिट्टी कैसे बनते हैं, तो आप बताओगे बेसाल्ट चट्टान के क्षरण से बनती है, ठीक है भाई। इनके अलावा अगर आपसे कोई पूछ ले कि दक्कन का पठार किस किस राज्य से होकर गुजरती है, तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, ये 8 स्टेट से होकर दक्कन की पठार गुजरती है। फिर आप कहोगे कि दक्कन के पठार से कौन सी नदी निकलती है? अगर इस फॉर्म में बात करें हम तो जो भी प्रायद्वीपीय नदी हैं, जैसे गोदावरी हो गया, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, हेमावती, इसके अलावा आपका घाट प्रभा, माल प्रभा, ये सभी के सभी आपको कहाँ मिलेंगे? प्रायद्वीपीय भारत में मिलेंगे, जो लगभग दक्कन के पठार के जो है नदियों में से गिने जाएंगे। इनके अलावा छोटा नागपुर की पठार, इसमें से आपका स्वर्ण रेखा, दामोदर नदी वगैरह निकलती है। छोटा नागपुर के पठार 4 स्टेट में जाती है। कौन कौन सा? झारखंड, दक्षिणी बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिला में जो है आपका छोटा नागपुर का पठार फैला हुआ है। अगर आपको याद हो कि संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर आप कई जगह कई सारे बुक में देखे होंगे, छोटा नागपुर के पठार में, ठीक है भाई। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि उसी एरिया में सिद्धू और कानू नामक व्यक्ति ने 1855 में आपका संथाल विद्रोह किया था लॉर्ड कैनिंग के समय। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रधानमंत्री JAY, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इज वर्किंग अंडर व्हिच मिनिस्ट्री? तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना किस मिनिस्ट्री, किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? नाम से स्पष्ट है भाई, जन आरोग्य मतलब चिकित्सा से संबंधित है, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्यरत है। आपको याद होगा कि इस योजना को जो है आयुष्मान भारत योजना के तहत लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 2018 में। कहाँ से? रांची से। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अब रांची कहाँ, ये तो आप जानते हैं। प्रधानमंत्री है ना जन आरोग्य योजना पूर्ण रूप से सरकार द्वारा वित्त पोषित है। वित्त पोषित मतलब जो खर्चा का भार उठाता है ना, ये सरकार उठाता है। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है ये। जैसे आपने नरेगा के बारे में सुना होगा, जिसे आजकल हम मनरेगा कहते हैं, ये विश्व में सबसे अधिक लंबे समय यानी 100 दिनों को गारंटी रोजगार प्रोवाइड कराने वाली स्कीम है जो इंडिया के पास है। वैसे ही आपने जनधन खाता का नाम सुना होगा, प्रधानमंत्री जनधन जो आपका खाता है ना, तो ये भी दुनिया का सबसे बड़ा स्कीम है इस सेक्टर में। उसी प्रकार से अगर प्रधानमंत्री आरोग्य वाला बीमा की बात करेंगे तो ये सबसे बड़ा है, जो पूर्णतः सरकार के ऊपर वित्त पोषित है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे प्रधानमंत्री जन धन आरोग्य योजना के बारे में। इनके अलावा मिशन इंद्रधनुष क्या है? तो ये टीकाकरण से संबंधित है ना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2014 में। और 2014 में एक वाइटल और भी है, नमामि गंगे कार्यक्रम भी आपको 2014 में ही याद रखना है, जो गंगा सफाई अभियान था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। एक दो जो योजना है ये काफ़ी आजकल एग्जाम में हवा में तैरते रहते हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और एक है आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इन दोनों से एक ही क्वेश्चन अब तक TCS ने आपसे पूछा है कि इसमें जो है लाभार्थी का उम्र सीमा क्या है। तो आपको बताना है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है ये 2015 में पश्चिम बंगाल से स्टार्ट किया गया था और इसमें लाभार्थी का उम्र जो है 18 से 70 वर्ष है। वहीं पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में लाभार्थी का उम्र 18 से 50 वर्ष है। और भी थोड़ा डिटेल में जाएं तो 18 से 70 वर्ष वाला जो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें आपको 12 रुपया मासिक तौर पर जमा करना होता है, ठीक है। और अगर आपसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की बात करें तो साल में है ना लगभग 360 रुपया जमा करना होता है और इस पे जो है आपको जो है रिस्क कवर मिलती है सरकार के द्वारा। उम्र सीमा जरूर याद रखना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा में 18 से 70 और आपका जीवन ज्योति बीमा में 18 से 50, ठीक है भाई। इनके अलावा जो किसान सम्मान निधि योजना है ये तो आपको पता ही है, 6000 रुपये की राशि जो है दी जाती है किसानों को 3 किस्त में 4-4 महीने के अंतराल पे। इनके अलावा मौर्य काल के अस्तित्व में आने के बाद कितने वर्ष बाद तक चीन के विशाल दीवार का निर्माण कार्य जारी रहा, है ना। ये क्वेश्चन आपको CPO जो पिछला वाला एग्जाम हुआ था वहां से लिया गया है, लेकिन वहां पे सिर्फ लंबाई पूछा था चीन के दीवार का। मैंने इसे थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करके आपके लिए क्वेश्चन बनाया है ना। ये क्वेश्चन सब आपको जो है नॉलेज इतनी ज़्यादा इंक्रीज कर देगा कि कोई भी इस सेक्टर से कोई भी प्रश्न पूछे तो आपको छूटेगा नहीं जी, ठीक है। आफ्टर द कमिंग इनटू एक्सटेंट
ऑफ मौर्य पीरियड, फॉर हाउ मेनी ईयर डिड द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कंटिन्यू, है ना। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बाद भी लगभग 2000 साल तक जो है चाइना का दीवार बनता रहा भाई, है ना। चाइना की दीवार कोई एक दिन की जो है बनावट नहीं है, ये कई सालों कई साल की जो है मेहनत तपस्या का जो है फल है, तभी तो अजूबा है भाई। चीन की दीवार की लंबाई कितनी है तो आप बताएंगे लगभग 21,000 किलोमीटर है। चीन की दीवार का निर्माण कार्य 3री शताब्दी ईसा पूर्व में स्टार्ट हुआ था BC में, और 1644 ईस्वी तक चला था। तो मौर्य समाज की स्थापना कब होती है आपको तो पता ही होगा, 322 BC में हुआ था, सिकंदर के मृत्यु के आसपास, ठीक है भाई। तो वहां से लगा लीजिए तो 2000 वर्ष लगभग हो जाएगी। मौर्य वंश की स्थापना कौन किए थे तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किए थे। कब किए थे 322 BC में किए थे। इस वंश की स्थापना यानी मौर्य वंश की बात हो रही है, स्थापना करने में चंद्रगुप्त मौर्य का कौन मदद किया था तो कौटिल्य का ही नाम विष्णुगुप्त और आपका जो है चाणक्य भी है। तो ये 3 नाम जो है कौटिल्य का ही है, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त। ये कौन थे चंद्रगुप्त मौर्य के अभिभावक कहिए, प्रधानमंत्री कहिए, संरक्षक कहिए, सब कह सकते हैं, है ना। इनके अलावा मौर्य वंश की स्थापना किस वंश के शासक को हरा के हुआ था तो आप कहोगे नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हरा करके किया गया था। नंद वंश के प्रथम शासक कौन थे महापद्म नंद थे। इनके अलावा प्रसिद्ध चीन के दीवार के निर्माता कौन है तो सिह वांगटी है ना। चीन का दीवार चाइना में है, नाम से स्पष्ट है। इनके अलावा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम कब बना था व्हेन वाज द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट इनेक्टेड, है ना। तो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम जो है ये आपका 2007 में आया था। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में आया था। भारतीय आयुध अधिनियम कब आया था 1959 में आया था, है ना। आर्म्स एक्ट है ना, आजादी के बाद 1959 में आया था, जो आप कोई भी बंदूक वगैरह ऐसे नहीं रख सकते हाथ में भाई बिना लाइसेंस लिए। इनके अलावा अगर आजादी के पहले आर्म्स इंडिया एक्ट की बात करेंगे तो 1878 में आया था। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, 2 बार हुआ था ये चीज। इनके अलावा राइट टू इंफॉर्मेशन सूचना का अधिकार 2005 में आया था, है ना। ये काफी खतरनाक भी है और पब्लिक के लिए काफी अच्छे भी है, अच्छे चीज को खोद डालते हैं ये। जैसे आपने एग्जाम दिया, अगर आपने अपना कॉपी देखना है तो आपको सूचना के अधिकार के तहत मिल सकता है। इनके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम ये 1980 में आया था। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में आया था। लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 में आया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आया था। नेप न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आया था। तो ये सब कुछ चुनिंदा जो पार्ट हैं आपके अधिनियम वगैरह हैं, इन्हें जरूर ध्यान रखें। साथ ही साथ 2002 में जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था, इन्हें भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि संविधान में 2 चीजों को बढ़ा दिया। एक तो आपका मौलिक कर्तव्य एक बढ़ गए, जो 11वां मौलिक कर्तव्य बना कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था कराना कर्तव्य है, ये मौलिक कर्तव्य है ना। और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा लेना उनका फंडामेंटल राइट भी है। तो ये दोनों 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ही अटैच किया गया था। जो मौलिक कर्तव्य हुए ये आर्टिकल 51 के ए के भाग 11 में अटैच किया गया। वहीं पर जो आपका फंडामेंटल राइट बना बच्चों के लिए ये 21 के ए में इंक्लूड किया गया। तो एक एक बात को आप ध्यान रखना है, काम आएगी। इसके अलावा अगला प्रश्न है हमारा, एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी, है ना। व्हेन वाज द एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एस्टैब्लिश्ड। चूंकि एनसीपी है ना, एनसीपी तृणमूल कांग्रेस, ये सब आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो है छीन गया है ना भाई। तो 1999 में शरद पवार और संगमा के द्वारा किया गया था, ठीक है। कौन सा पार्टी का, एनसीपी का, है ना। भारत में जो वर्तमान में मात्र कितने पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है तो आप बताएंगे मात्र 6 पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। अगर ये तीनों रहता तो आम आदमी पार्टी मिला के 9 पार्टी हो जाते, लेकिन आम आदमी पार्टी को मिला और तीनों को जो है आउट किया गया, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस हो गया तो 2 हो गया, बहुजन समाज पार्टी बसपा मायावती का 3 हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी। तो यही 6 पार्टी जो है आजकल राष्ट्रीय पार्टी है। साथ ही साथ अगर आपसे कहे कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने बैंक शेष बच गए हैं तो आप बताना है जी 12 बैंक ही शेष बचे हैं। तो इन दोनों बात को ध्यान रखेंगे। इनके अलावा
हाल में ही जिन 3 पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा से निष्कासित किया गया, ये कौन कौन है? तो एक तो ममता दीदी का है तृणमूल कांग्रेस, दूसरा है आपका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और तीसरा है आपका राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। ये तीनों जो आपका क्राइटेरिया होता है उनको फॉलो करने में नाकाम हो गया, इसीलिए इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा से जो है मतलब अलग कर दिया गया। किसी पार्टी को अगर आपको राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा देना है तो एक क्राइटेरिया है। ये क्राइटेरिया क्या है कि जब कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा में 11 सीट जीती हो। 11 सीट कहने का मतलब है कि 2%, क्योंकि आप जानते हैं कि 550 का 1% 5.5 होगा, है ना, तो 2% कितना होगा? 11 होगा। तो कम से कम 11 सीट जीतना है ना, कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में मिलाकर भी 11 सीट जीतना है। कम से कम 4 या अधिक राज्यों में एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता मिला हो, इनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया फॉलो करता हो तो वो पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी बन सकता है। ऐसा नहीं कि तीनों करना है, कोई भी एक कर रहा हो, या कम से कम 4 राज्यों में 6% वैध मत प्राप्त किए हो। तो इन तीनों में से कोई भी एक अगर फॉलो करता है कोई पार्टी तो उसे नेशनलाइज कर दिया जाता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में महिला एकल के विजेता कौन है? देखिए, आपके जो MTS का एग्जाम होने वाला है, आप जानते हैं कि वर्ष के शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया ओपन होती है, फिर हमारा फ्रेंच ओपन होती है और फिर हमारा विंबलडन होती है। तो ये तीनों तो आपको हॉट टॉपिक रहेंगे ही साथ पिछले साल का अमेरिकी ओपन को भी आपको देख लेना है, ठीक है। ये आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट रहेगी। हु इज द विनर ऑफ वुमेन्स सिंगल इन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023? तो आर्यना सबलेंका जो है ऑस्ट्रेलिया ओपन में महिला एकल के विजेता बने हैं 2023 के लिए। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 पुरुष एकल के विजेता कौन है? तो ये नोवाक जोकोविच है। फ्रेंच ओपन 2023 के विजेता महिला एकल में कौन है? एगा स्विटेक है। फ्रेंच ओपन 2023 पुरुष एकल के विजेता पुरुष में कौन है? तो ये आपका नोवाक जोकोविच है। विंबलडन 2023 पुरुष एकल के विजेता कौन है? कार्लेस अल्कारेज है। विंबलडन 2023 में महिला एकल के विजेता कौन है? मार्करेटा बोंद्रोसोवा, इस प्रकार से नाम है इसका, मार्करेटा बोंद्रोसोवा। ये आपका विंबलडन 2023 में महिला एकल के विजेता हैं। तो ये जो है सारे के सारे VVI रहेंगे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, है ना। तो ये जरूर ध्यान रखें इन सब बातों को। इनके अलावा दोस्तों एनालिसिस की वीडियो मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि हर शिफ्ट का कराऊंगा। जैसे कराता आया हूं तो आधा प्रॉब्लम तो मैं एनालिसिस में ही दूर कर दूंगा। अगर एक शिफ्ट की क्वेश्चन का अंदाजा आ जाए, है ना, तो उसके बाद तो फिर बल्ले ही बल्ले। लेकिन जो भी ये 57 शिफ्ट की वीडियो पढ़ाया हूं, इससे जो है हमको नहीं लगता है कि आपको कोई भी क्वेश्चन छूटेगी। अगर आपने एक अच्छा करंट अफेयर की बुक देख लिया है पिछले 10 महीना का और मॉक टेस्ट लगा रहे हैं और साथ में मेरा कंटेंट आप रोजाना श्रवण कर रहे हैं तो। इनके अलावा रेपो रेट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रेपो रेट? तो अब यहाँ पे मैं कथन तो नहीं दे सकता क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो मैं नहीं पढ़ाता हूँ, मैं आपको सब्जेक्टिव ऑनलाइनर टाइप से पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, CRR क्या होता है, SLR क्या होता है, बैंक दर क्या होता है, ये सभी के सभी बारे में जानकारी आपको रखना जरूरी है और अच्छे से समझिएगा, ठीक है। देखिए, बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट क्या होता है कि जब वाणिज्यिक बैंक, अब वाणिज्यिक बैंक कौन है? SBI, PNB, चाहे जो भी कॉमर्शियल बैंक है, वाणिज्यिक बैंक को धन उधार देने के लिए RBI द्वारा वसूल की जाने वाली दर है ना। RBI कहेंगे कि मैं तुमको जो है 5% पे दूंगा, तो आपको क्या लगता है कि आप जाओगे SBI में लोन लेने के लिए तो आपको 5% पे मिलेगा? भाई वो बैंक खोल के बैठा है तो भी मुनाफा करने के लिए बैठा है ना, तो हो सकता है कि आपको 8% पे मिले, है ना। तो समझ रहे हैं ना कि जो RBI कॉमर्शियल बैंक को जो धन देती है ये किस रेट पे देती है? बैंक रेट पे। तो ये बैंक रेट हो गया। इनके अलावा जो CRR है, ये CRR क्या होता है? वाणिज्यिक बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास एक निश्चित न्यूनतम जमा राशि, है ना, आरक्षित रखनी होती है और ये तय कौन करता है? तो ये तय करने का जो है ओवरऑल पूरी पावर किसके पास है? RBI के पास है कि भाई मैं जो है CRR 3.5% जो है रखता हूं, यानी आपके पास जो रकम है उसका 3.5% जो है हमारे पास शेष रखना होगा। ये आपका CRR है। मैं जो अभी बोला मेरे पास रखना होगा, ये RBI बोल रहा है, ठीक है। इसके अलावा SLR क्या होता है? जमा का न्यूनतम प्रतिशत है जिसे एक वाणिज्यिक बैंक को तरल, नगदी या सोना या अन्य प्रतिभूतियों के रूप में रखना होता है, ठीक है, बुलियन वगैरह समझते हैं ना, उस हिसाब से रखना होता है जमा के अलावा। इनके अलावा
रेपो रेट क्या होती है, इसी अगर रेपो रेट आपने समझ लिया तो इसका जस्ट उल्टा रिवर्स रेपो रेट हो जाएगा, क्योंकि रिवर्स का मतलब ही उल्टा होता है। रेपो रेट क्या होता है कि मान लीजिए ये SBI है, ये आपका SBI है और ये आपका है RBI को थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, ये RBI है, ठीक है। तो RBI जो इसको देता है पैसे रकम, है ना, ये रेपो रेट है ना, तो इस पे जो इनको ब्याज मिलता है RBI को, है ना, RBI को ब्याज मिलेगा भाई, चूंकि हमने दिया है किसी को पैसा तो हमको ही ब्याज मिलेगा ना। तो RBI देता है कमर्शियल बैंक को और इस पे जो रकम मिलती है ये है आपका रेपो रेट, ठीक है। अगर रिवर्स रेपो रेट की बात करेंगे तो इस स्थिति में ये मामला उल्टा हो जाता है ना, कि कमर्शियल बैंक ही RBI को विशेष परिस्थिति में देती है ना, और उस पे जो ब्याज मिलता है वो कमर्शियल बैंक को मिलता है। तो अगर आपसे पूछे कि रेपो रेट में ब्याज किसको मिलता है तो आप बताओगे RBI को, और रिवर्स रेपो रेट में ब्याज किसको मिलता है ना, तो आप बताओगे कमर्शियल बैंक को। आई होप आप समझ गए होंगे। फिर से पढ़ लेते हैं। रेपो रेट क्या होता है, वह दर जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक, है ना, किसी भी तरह की धनराशि की कमी होने पर वाणिज्यिक बैंकों को धन देता है। इस प्रक्रिया को केंद्रीय बैंक प्रतिभूति खरीदता है। इस प्रक्रिया में, है ना, तो मतलब बता ही दिए कि भाई SBI खरीदेगा RBI से, मतलब SBI लेगा RBI से, तो ये है आपका रेपो रेट, ठीक है। और इसका उल्टा जब RBI ही कमर्शियल बैंक से लेते हैं ना तो उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, और जो देंगे स्वाभाविक सी बात है कि उस पर जो ब्याज मिलेगा वो देने वाले को मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो रेपो रेट में ब्याज किसको मिलता है, RBI को, और रिवर्स रेपो रेट में कमर्शियल बैंक को। इनके अलावा प्रायद्वीपीय भारत में योद्धा को सैन्य प्रशिक्षण के लिए किस मार्शल आर्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता था? व्हिच मार्शल आर्ट फॉर्म वाज यूज्ड फॉर मिलिट्री ट्रेनिंग ऑफ वॉरियर्स इन पेनिनसुलर इंडिया। अब प्रायद्वीपीय भारत से आपको ध्यान आ रहा होगा कि ये वाली पार्ट की बात हो रही है, दक्षिणी वाली पार्ट की बात हो रही है। तो कलारी पट्टू, ये कलारी पट्टू क्या था, मार्शल आर्ट है। ये सबसे पुराना मार्शल आर्ट भी है इंडिया में, जो प्रायद्वीपीय भारत में प्राचीन काल में, है ना, सैन्य सेवा में जो प्रशिक्षित किए जाते थे लोगों को, उनको दिया जाता था, ठीक है। कलारी पट्टू का अर्थ क्या होता है, जैसे मैंने एक दिन आपको बताया था कि भाई उबालना होता है एक नब्बर से उनका, है ना, तो उसी प्रकार से कुछ भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज को इग्नोर किया जाएगा, और मैं ऐसी चीज रखता ही नहीं हूं कि जिसे आप इग्नोर कर सके, ठीक है। तो कलारी पट्टू का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अखाड़ा या खलियान। क्या होता है, अखाड़ा या खलियान होता है। इस प्रकार से हम और भी मार्शल आर्ट फॉर्म देख लेते हैं इंडिया का। जैसे प्राचीन आपका ने कलारी पट्टू की बात हो रही है अभी, कि प्राचीन मार्शल आर्ट फॉर्म है जिसे केरल में अधिकांश था और तमिलनाडु के कुछ भाग में किया जाता है कलारी पट्टू। और ये क्या है तो बता ही दिए कि पेनिनसुलर इंडिया में प्राचीन काल में सैन्य प्रशिक्षण के लिए ये दिया जाता था, आज भी जीवित है। इनके अलावा मणिपुर की प्रमुख मार्शल आर्ट है आपका हुएन लेंगलोन। क्या है, हुएन लेंगलोन, जिसे हम क्या कहते हैं, थांगटा। चूंकि थांगटा जो है औजार का नाम है, लेकिन हम आम भाषा में थांगटा ही कह देते हैं, तो आपको भी थांगटा याद रखना है, साथ ही साथ हुएन लेंगलोन भी याद रखना है। ये मणिपुरी भाषा का शब्द है ना। इसी जो ये जो प्रकार है मार्शल आर्ट का फॉर्म है ह्यूएन लेंगलोन, इसी में थांगटा का इस्तेमाल किया जाता है। ये थांगटा क्या होता है, थांग मतलब होता है तलवार और टा मतलब होता है भाला। तो तलवार और भाला के साथ जो है ये मार्शल आर्ट फॉर्म को जो है प्रदर्शित किए जाते हैं। पंजाब का है गतका। पंजाब में क्या है भाई, गतका, ये भी मार्शल आर्ट फॉर्म है। और इस बार का जो 37वां राष्ट्रीय खेल आपका गोवा में होगा अक्टूबर 2023 के अंदर, इसमें गतका को भी शामिल किया गया है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मलखंभ वगैरह ये आपका MP का है, तो ये तो आप जानते ही होंगे। इनके अलावा प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? व्हेन इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्टैटिक्स डे एवरी ईयर। तो एवरी ईयर हम नेशनल स्टैटिक्स डे के रूप में जो सेलिब्रेट करते हैं ये हमारा 29 जून है। 29 जून को किसका बर्थडे है तो PC महालनोबिस साहब को, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, जो भारत के महान अर्थशास्त्री थे, और इन्हीं के मॉडल पे आपका सेकेंड पंचवर्षीय योजना 5 ईयर, है ना, 5 ईयर आपका जो प्लान है ये इसी के मॉडल पे आधारित था, सेकेंड वाला PC महालनोबिस के मॉडल पे। और इन्हीं के जन्मदिन पे हम प्रतिवर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। 29 अगस्त को हम मनाते हैं मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे, जो मैंने कल ही मनाया है। ये राष्ट्रीय खेल दिवस मनाता है। और विश्व खेल दिवस हम 6 अप्रैल को मनाते हैं। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, क्या पता है एग्जामिनर का कि 29 अगस्त आया है तो विश्व खेल दिवस पूछ लो भाई, है ना। तो 6 अप्रैल को, है ना। 12 जनवरी को हम विवेकानंद सर के जन्मदिन पे राष्ट्रीय युवा दिवस सेलिब्रेट करते हैं। और 12 अगस्त को ही, है ना, 12 अगस्त को ही हम विश्व युवा दिवस सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो
राज्य स्तर पे यानी इंडिया स्तर पे युवा दिवस 12 जनवरी, अब विश्व स्तर पे 12 अगस्त। इसके अलावा 23 जनवरी को हम सुभाष चंद्र बोस साहब के जन्मदिन पे पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी साहब के जन्मदिन पर है ना सुशासन दिवस, 5 सितंबर को एस राधा कृष्णन साहब के जन्मदिन पर टीचर्स डे, और 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। आप इसे कैसे रिलेट करके याद रख सकते हैं, तो आप जानते हैं कि जो गुजरात में केवड़िया है, जगह का नाम है केवड़िया, इसका अब नाम बदल के एकता नगर कर दिया गया है। तो ये कहाँ से आया, ये आइडिया कहाँ से आया कि भाई एकता नगर ही नाम है, तो यहीं से आया है। ठीक है भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल से, क्योंकि आप जानते हैं कि इसी केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है, जो दुनिया में इस समय सबसे ऊंची प्रतिमा है। इनके अलावा ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द डायरेक्ट चेंज फ्रॉम सॉलिड टू गैस कॉल्ड? तो इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन होने वाले कुछ पदार्थ जैसे कपूर है, नेफ्थलीन है ना, आपने बेसिन में नेफ्थलीन की गोलियां रखेंगे, कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद देखेंगे गोलियां गायब हो जाती है। आप कपूर के डब्बे को खोल दीजिए, बाद में आप पाएंगे कि कपूर तो गायब हो गया, तो ये कहाँ चला गया? ये ऊर्ध्वपातित हो गया, उड़ गया, हवा बन गया। इसके अलावा द्रव से गैस का बनना क्या होता है? वाष्पीकरण हो जाएगा। इसका उल्टा द्रव से ठोस बन जाना जमना हो जाएगा, संघनन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। इनके अलावा मिस यूनिवर्स 2022 का ताज किसे दिया गया है? हु हैज बीन क्राउनेड मिस यूनिवर्स 2022? अभी 2023 नहीं, अभी 2022 का है। तो 2022 का जो मिस यूनिवर्स है ये बोनी गैब्रियल, कौन है भाई? बोनी गैब्रियल कहाँ का है? यूएसए की है महिला। इनको जो है ताज पहनाया है कौन? हरनाज संधू, क्योंकि इसका जो है एक रूल है कि जो करंट ईयर का है, अगले ईयर अगर कोई चुना जाता है तो पिछला वाला जो करंट होल्डर है वही ताज पहनाती है, क्राउन पहनाती है। तो हरनाज संधू ये भारतीय मूल की 21 के लिए मिस यूनिवर्स रही थी, तो 22 में जो आपका बोनी ग्रेवियल बनी तो इनको ताज पहनाई। मिसेज वर्ल्ड क्या होता है? इसमें शादीशुदा महिला जो है भाग लेती है। 2022 के लिए सरगम कौशल को चुना गया, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। मिस वर्ल्ड 2022 ये कैरोलिना बिलावस्का है। कौन है? पोलैंड की है, कैरोलिना बिलावस्का। तो इसे भी ध्यान रखेंगे मिस वर्ल्ड के लिए। अब आते हैं भारत में स्टैटिक्स फॉर्म में पुराने क्वेश्चन पे। तो प्रथम भारत की जो मिस वर्ल्ड बनी थी ये कुमारी रीता फारिया, और प्रथम मिस यूनिवर्स है ना एक्ट्रेस सुष्मिता सेन बनी थी। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा अगला प्रश्न हमारा, गलदान नामचोट भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख बौद्धों का त्योहार है? गलदान नामचोट इज अ मेजर बुद्धिस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया? तो ये लद्दाख, यूनियन टेरिटरीज है लद्दाख, यहाँ पे मनाई जाती है आपका गलदान नामचोट नामक फेस्टिवल। ये बौद्ध धर्म से संबंधित त्योहार हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। यह जो त्योहार है ये भारत के लद्दाख के अलावा तिब्बत और मंगोलिया में भी मनाए जाते हैं, साथ ही साथ हिमालयी क्षेत्र जो है वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा गलदान नामचोट नामक त्योहार। अब ये जो गलदान नामचोट नामक त्योहार है ये किसके याद में मनाए जाते हैं? तो संत जे जोखम्पा इनका नाम है, ये बुद्धिस्ट थे, इन्हीं के नाम पे इनके जन्मदिन के अवसर पे सेलिब्रेट किया जाता है। लद्दाख के कुछ अन्य प्रमुख त्योहार हैं जैसे स्पुतनिक गस्तर, हेमिस फेस्टिवल, लोसार त्योहार, ये तीनों के तीनों भी लद्दाख में सेलिब्रेट किए जाते हैं। इसके अलावा लोसार जो है ये लद्दाख के अलावा आपका अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है। ठीक है भाई। इनके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है फिजिक्स से है कि एक गेंद का संवेग 1000 यूनिट है, यदि इस गेंद का वेग तिगुना कर दिया जाए तो नया संवेग क्या होगा? द मोमेंटम ऑफ अ बॉल इज मतलब 1000 यूनिट्स। इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज ट्रिपल्ड देन व्हाट विल बी द न्यू मोमेंटम? तो न्यू मोमेंटम क्या हो जाएगा अगर आपने उसके जो है गति को यानी वेग को यानी चाल को जो तिगुना कर दिए तो किसी भी पिंड की मोमेंटम क्या हो जाएगी? तो भाई मोमेंटम भी तिगुना हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं 1000 से 3000 हो गया तिगुना, है ना। मोमेंटम बराबर क्या होता है? मास गुने वेलोसिटी होता है। चूंकि मास में तो आपने छेड़छाड़ किया ही नहीं, बस वेलोसिटी को हमने 3 से गुना कर दिया, तो भाई इधर जो पहले 1000 था अब ये 3000 हो जाएंगे। सिंपल सी बात है भाई, है ना, क्योंकि एम भी वेग अगर तिगुना हो गया तो वेग डायरेक्ट असर करेगा इनके समान अनुपात में, तो दुगुना होता तो दुगुना बढ़ जाता, तिगुना हो गया तो तिगुना बढ़ जाएगा। और क्या? इनके अलावा
कैनेटिक एनर्जी क्या होता है भाई, हाफ mv² होता है। क्या होता है, हाफ mv² होता है। तो हाफ mv² जो है ये आपका कितना हो जाएगा, है ना। तो इससे क्या क्वेश्चन आता है, ये पूछा जाता है कि जब गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, जब वेग को दोगुना कर दिया जाए, दोगुना तिगुना पचगुना दसगुना कुछ भी कर दिया जाए, तो मान लिया जाए कि यहाँ पे अगर आपने वेग को दोगुना कर दिया तो कैनेटिक एनर्जी में क्या रूपांतरण होगा, 1/2 mv² इसका फार्मूला होता है। लेकिन अब मुझे v के जगह पे 2v रखना है और इसका होल स्क्वायर करना है, तो 4 बाहर निकल आएगा, ये 4v² हो जाएगा इस v के जगह पे। इसका मतलब अगर आपने कैनेटिक एनर्जी में वेग को दोगुना कर दिए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, चौगुना हो जाएगा। इसके अलावा एक आपने हीट का सूत्र जरूर याद रखना है, हीट बराबर I² RT होता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, I 2 बार लिखा गया है, I गुने I मतलब I², ठीक है। और एक ओम का नियम V बराबर IR जरूर याद रखना है, V बराबर IR जरूर रखना है। अब इन दोनों सूत्रों में हम अगर रिलेशन स्थापित करें हीट और ओम के नियम में, तो क्या हो जाएगा, H बराबर IR का मान तो हमने V रख देना है ना, तो फिर VIT हो जाएगा, ठीक है। H बराबर VIT भी आप लिख सकते हैं क्योंकि हमने IR का मान भी रख लिया है इसी सूत्र में। तो बहुत सारे चीज आप जो है अपना दिमाग दौड़ा के थोड़ा सा रिलेशन स्थापित कर सकते हो। इनके अलावा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत महिलाओं के हेतु अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना को वर्णित किया गया है। मतलब किस आर्टिकल में वर्णित किया गया है कि जो भी महिलाओं के लिए अपमानजनक प्रथा है उनका त्याग करना, है ना, ये मौलिक कर्तव्य में कहाँ पर रखा गया है। अंडर द फंडामेंटल ड्यूटीज रिनाउंसिंग प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू वोमेन हैज बीन डिस्क्राइब्ड। तो ये आपको किया गया है आर्टिकल 51 के 1 के ई में। आपके सामने दिख रहा होगा ये चार्ट से, अब तो आप रूबरू हो चुके होंगे, ये बहुत पुराना चार्ट है मेरा, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या अनुभागीय विविधताओं से परे सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, साथ ही साथ महिलाओं के सम्मान के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना, यह आर्टिकल 51 के ए के ई में कहा गया है। मैंने आपको मौलिक कर्तव्य का डेटा पहले ही दे चुका है कि ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। संविधान में ये शुरू से इस प्रकार की कोई भी फैसिलिटी नहीं थी मौलिक कर्तव्य वाला, ठीक है भाई। ये स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे जोड़ा गया था। शुरू में 10 प्रकार के जोड़े गए थे और 11वां का चर्चा मैंने इसी वीडियो में 86वां संविधान संशोधन जो बताया था वहां पे बताया था कि 11वां मौलिक कर्तव्य शिक्षा से संबंधित आ गए कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को शिक्षा की जो है उपलब्धता कराना उन पेरेंट्स का कर्तव्य होगा। तो इस प्रकार से ये मौलिक कर्तव्य वाला जो सीट है ये आपको रीड करके जाना है। बाद बाकी मौलिक कर्तव्य ग्राम पंचायत, नगर पालिका और आपका डीपीएसपी, इनको लेके मैं आर्टिकल का एक अलग वीडियो बना दिया था जो टॉपिक वाइज वीडियो में आपको सारे चीज मिल जाएंगे, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। इनके अलावा अजंता की गुफा स्थित वास्तुकला का नमूना, है ना, किस काल से संबंधित है। द आपका जो है द आर्किटेक्चर ऑफ अजंता के रिलेटेड टू व्हिच पीरियड, तो ये आपका गुप्त काल से संबंधित है। गुप्त काल के जो शासक हैं ये अजंता के अंदर कई सारे चित्रकारी का जो है नमूना पेश किए, बनवाए, ठीक है। अजंता की गुफा कहाँ पे है, महाराष्ट्र के अंदर है, और एलोरा की गुफा भी महाराष्ट्र के अंदर है। दोनों गुफाएं जो हैं आपके कहाँ पे हैं, महाराष्ट्र के अंदर हैं। अजंता की गुफाओं में कुल कितने गुफा हैं, तो आप कहेंगे 29 गुफा हैं, जिनमें सभी के सभी बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है भाई। अजंता की गुफा में जो भी गुफाएं हैं 29, ये सभी के सभी बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, जिनमें 4 गुफा जो है प्रेयर के लिए रिजर्व रखा गया है अंदर में, ठीक है। 4 गुफाओं में जो है, या फिर आप इसे चैत्य कह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, चैत्य कह सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म में चैत्य क्या होती है, स्तूप क्या होती है, ये सब मैं आपको बता दिया हूं कि स्तूप क्या होती है, चैत्य क्या होती है। इसके अलावा अजंता की गुफा से बाकाटक राजा भी जुड़े रहे थे, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा बुद्ध के जो जातक की कहानियां का वर्णन है। अब ये जातक क्या है, तो बुद्ध की जो आपका पुनर्जन्म है ना, रिवर्थ, इसकी जानकारी आपको कहाँ से मिलेगा, जातक की कथा से मिलेगा, और इसी को चित्रित किया गया है कहाँ पे, अजंता की गुफा में। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अब आ जाते हैं हम एलोरा की गुफा। एलोरा की गुफा कहाँ पर है, ये भी महाराष्ट्र के अंदर है। एलोरा की गुफा में 34 केव है जो अलग अलग धर्म को रिलेट करते हैं, जैसे हिंदू, बौद्ध और जैन, इन तीनों धर्म से संबंधित है।
कई दफा तो एसएससी ने ये क्वेश्चन कर लिया है कि अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है, तो आपको बताना है हिंदू, बौद्ध और जैन। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे, माफ कीजिएगा, एलोरा की गुफा, खाली अजंता की गुफा आपसे पूछे कि अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है, तो आप बताओगे खाली बौद्ध। ठीक है भाई, दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कुछ और गुफाएं हैं, जैसे बराबर की गुफा है, ये बिहार में है, भीमबेटका की गुफा और बाघ गुफाएं, ये दोनों आपको कहाँ पे मिलेगा, तो ये आपको एमपी के अंदर मिलेगा। इनके अलावा अगला प्रश्न है हमारा, अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र संघ के बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग किस देश में रहते हैं? अकॉर्डिंग टू द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, एमपीआई का फुल फॉर्म भी पूछता है बंधु, तो इसे ध्यान रखेंगे, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होता है। ठीक है, ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन अक्टूबर 2022 व्हिच कंट्री हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपुल इन द वर्ल्ड। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो अपने एमपीआई के रिपोर्ट में जो रिपोर्ट जारी किया, उसके तहत भारत में सबसे अधिक गरीब लोग रहते हैं। अब भारत का नाम आगे है तो इंपोर्टेंट बन जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक आबादी भी भारत के अंदर ही है, जो लगभग 142 सीआर आंका है। ठीक है भाई, जो चाइना को पछाड़ते हुए हम टॉप पे आ गए हैं। हालांकि हमारा डाटा जो है जनगणना वाला 21 वाला अभी नहीं आया है, इसमें सारा बात जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नीति आयोग भारत में गरीबी रेखा को निर्धारित करने वाला संस्था है, और भी कई सारे चीज करते हैं, ऐसे नहीं कि स्पेशली गरीबी रेखा ही निर्धारित करते हैं। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए नीति आयोग में भी स्पेशली स्टाफ फोर्स को जो है नियुक्त किया गया है ना। तो फिलहाल मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि गरीबी रेखा भी जो है निर्धारित करते हैं कौन? आपका नीति आयोग। ठीक है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की मदद ली जाती है नीति आयोग जब गरीबी रेखा का आकलन करता है। ठीक है, डाटा जो लाता है ना, वो नमूना सर्वेक्षण ही लाता है। नीति आयोग के एमपीआई के अनुसार, अब यहाँ भी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हो जाएगा, नीति आयोग भी जारी करते हैं, तो इसके अनुसार बिहार राज्य में सबसे अधिक गरीबी की परसेंटेज है, जो 50% से भी अधिक बताया गया था। नीति आयोग का गठन 2015 में होता है। योजना आयोग के स्थान पे प्रथम उपाध्यक्ष आपका अरविंद पनगड़िया जी थे, जो वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति चुने गए हैं, और सीईओ सिंधु श्री खुल्लर थी, जो प्रथम और आखिरी महिला भी है नीति आयोग में सीईओ के रूप में। अब आते हैं वर्तमान में नीति आयोग में कौन क्या है, तो वर्तमान में अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री ही होंगे, उपाध्यक्ष कौन होंगे? सुमन कुमार बेरी, और सीईओ कौन होंगे? सुब्रमण्यम साहब। तो ये बात भी ध्यान रखना है। अब प्रधानमंत्री का नाम तो इतने फेमस है देश विदेश तक की बताने की जरूरत ही नहीं है, माननीय जो है मोदी साहब। इनके अलावा मनी प्रसाद का संबंध किससे है? मनी प्रसाद का देखिए डेथ हो गया है 2023 जनवरी में। ठीक है, तो ये धूम मचाएगा। जैसे आपने देखा था कि बिरजू महाराज पिछले साल दुनिया को छोड़ने के बाद जनरल कंपटीशन एग्जाम में धूम मचाए थे, उसी प्रकार से ये मनी प्रसाद साहब भी अब इस दुनिया को अलविदा कह दिए हैं। तो यहाँ पर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन काफी बार पूछे जाएंगे, हु इज मनी प्रसाद रिलेटेड टू? तो ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कैरेक्टर थे मनी प्रसाद। मनी प्रसाद का हाल ही में 2023 में निधन हो गया। 2019 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था किन्हें? मनी प्रसाद साहब को। इसके अलावा पंडित मनी प्रसाद किस घराना से थे? तो आप बताओगे किराना घराना से। पंडित भीमसेन जोशी भी किराना घराना से ही संबंधित थे। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अन्य कलाकार की बात करें तो पंडित भीमसेन जोशी 2008 में प्रस्तावित 2009 में रिसीव भारत रत्न भी मिला था। पंडित एम वेंकटेश, उस्ताद राशिद खान, गंगूबाई हंगल, पंडित जसराज, ये सभी के सभी आपके जो हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के धुरंधर हैं। कर्नाटक संगीत के प्रमुख कलाकार की बात करेंगे तो पुरंदर दास, त्यागराज, श्यामा शास्त्री, मुथुस्वामी दीक्षितर, ये सभी के सभी जो हैं एम सुब्बा लक्ष्मी छूट गई, एम सुब्बा लक्ष्मी, इनको तो भूलना ही नहीं है। भारत रत्न सबसे पहले इन्हीं म्यूजिशियन को मिला है, सुब्बा लक्ष्मी मैडम को। ठीक है, तो ये सभी के सभी जो हैं आपका कर्नाटक संगीत से जुड़े हुए हैं। अब कर्नाटक संगीत किसे कहते हैं और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत किसे कहते हैं, इस पर भी आपको क्वेश्चन बन चुका है। तो आपको बताना है कि जो प्रायद्वीपीय भारत को छोड़ के जो संगीत का फॉर्म होता है इंडिया में, उसे हम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत या उत्तर भारत शास्त्रीय संगीत कहते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो प्रायद्वीपीय भारत है, जो आपके दक्षिणी भारत है, वहां पे जो आपका संगीत का फॉर्म है उसे हम कर्नाटक संगीत कहते हैं। जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, इन सब में हम कर्नाटक संगीत के नाम से जानते हैं। बात खत्म। ठीक है, इनके अलावा पंडित जसराज के नाम पे सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है, VVI पॉइंट है, इसे नोट कीजिएगा। ठीक है, पंडित जसराज जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत
गणित के जो है धुरंधर थे, इनके नाम पे क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है। अब आपसे एक क्वेश्चन एग्जामिनर और करता है कि भाई ये क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में चक्कर लगाता है, तो आप कहोगे जी मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है चक्कर लगाते हैं आपका कौन, क्षुद्र ग्रह। ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है चक्कर लगाते हैं कौन, क्षुद्र ग्रह। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, एस्ट्रॉयड है ना। इसके अलावा निम्न में से कौन सा एक पूर्वी तटीय कोस्ट या उनसे सटा हुआ तट का उदाहरण नहीं है? व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग कोस्ट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ द ईस्ट कोस्ट और द कोस्ट एडजेसेंट टू इट, है ना, कि जुड़ा हुआ भी नहीं होना चाहिए और पूर्वी तट भी नहीं होना चाहिए। तो ये कौन सा है? तो ये है आपका मालाबार तट। भैया मालाबार तट जो है केरल के तट को कहा जाता है, तो नाम से ही स्पष्ट है कि केरल यहाँ पे आएगा, तो मालाबार तट कहाँ पे आएगा? यहीं पर ना आएगा भाई, है ना। तो मालाबार तट इस साइड तो है नहीं कि पूर्वी साइड होगा, तो मालाबार तट इसका आंसर है। अब आपके सामने एक प्रतिमा दिख रहा होगा, प्रतिमा नहीं भैया इमेज है ना। प्रतिमा तो वो होते हैं जो जिसे हम साक्षात देखते हैं भाई, ये तो आप 2D में देख रहे हैं, है ना। तो ये आपका जो है काठियावाड़ तट, कोकण तट, कन्नड़ तट, इसके अलावा मालाबार तट, ये चारों के चारों तट जो है ये पश्चिमी भारत के तट हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि पश्चिमी घाट का फैलाव कहाँ से कहाँ तक है, तो काठियावाड़ी टाट से लेके कन्याकुमारी तक फैली हुई है, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर पूर्वी भारत में आएंगे तो कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट, ये गलत लिखा गया है ना, तो ये दोनों ध्यान रखेंगे। उत्तरी सरकार तट कलिंगा तट हो जाएगा, इसके अलावा कोरोमंडल तट हो जाएगा, उत्कल तट हो जाएगा, ये सभी के सभी आपके पूर्व साइड में आ जाएंगे, इधर वाले में आ जाएंगे जो बंगाल के खाड़ी को धोता है, और ये वाला चीज सब जो है ना ये अरब सागर को धोता है, जो पश्चिमी तट कहलाते हैं। ठीक है भाई, इसके अलावा चलते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है कि वर्ष 2022 के लिए जूडो में अर्जुन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया रहेगा? ये हॉट टॉपिक रहेगा आपके एग्जाम के लिहाज से कि फला खेल में अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया है, तो जरा 25 को एक बार अच्छे से नजर मार लीजिएगा। हु हैज बीन अवार्डेड द अर्जुना अवार्ड इन जूडो फॉर द ईयर 2022? तो सुशीला देवी को जूडो में दिया गया है। अब सुशीला देवी नाम से ऐसा लग रहा है कि ये बिहार के किसी गाँव से होंगे, इनको क्यों जूडो में मिलेगा? लेकिन जी नहीं, इन्हें जूडो में मिला है अर्जुन पुरस्कार 2022, है ना। तो ऐसे ही प्रश्न को रखे हैं जहां पे आप जो है भटक जाओगे, है ना। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? 1961 में होती है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। 1961 में 2022 के लिए यह 25 खिलाड़ी को दिया गया है, और 2022 के लिए मेजर ध्यानचंद एक खिलाड़ी को दिया गया है। एक खिलाड़ी किनको? शरत कमल को दिया गया है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा अर्जुन पुरस्कार का जो कुछ इस बार के विजेता हैं इनके आपके सामने लिस्ट रख दिया हूँ। मिसेस सीमा पुनिया एथलेटिक्स, है ना, श्री इल्डोस पॉल एथलेटिक्स, श्री अविनाश मुकुंद सावले एथलेटिक्स, श्री लक्ष्य सेन बैडमिंटन उभरता हुआ सितारा, श्री प्रणोय एचएस बैडमिंटन, श्री अमित बॉक्सिंग, श्री निखत जरीन महिला बॉक्सर हैं, है ना। तो इन सबको दिया गया है। भक्ति कुलकर्णी, आर परागनंदा अभी अभी कल जो है रजत पदक जीते हैं। कार्लस मैग्नस को गोल्ड मिला है। तो ये सब जो है अपने आप को अपडेट भी थोड़ा रखिए, आगे अगर एग्जाम है एमटीएस में तो कल वाला नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी। इसके अलावा आवर्त सारणी में विद्यमान तत्व के पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? एक सेकंड रुकिएगा। हाँ बोलिए। हाँ कहाँ थे? What is the electronic configuration of element K पोटासियम प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल? आप जानते हैं कि पोटासियम का जो परमाणु क्रमांक होता है ये आपका 19 है ना। तो आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए बता दिया था कि मान लीजिए ये कक्षा है ना, ये कक्षा है। तो पहले कक्षा में, है ना, पहले कक्षा में एक घर है, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। दूसरे में एगो घर है और एगो और है, दूसरा में 8 गो रहेगा। तीसरा में जैसे कि मैंने यहाँ पे बता भी दिया था कि 2n स्क्वायर होता है। जैसे आपने पहले कक्षा की बात करें तो 2 और कक्षा का स्क्वायर तो 2 गो होगा। दूसरी कक्षा की बात करें तो 2 गुने 2 का स्क्वायर तो 8 गो होगा। तीसरी की बात करें तो 3 का स्क्वायर गुने 2 9 दूना 18 गो होगा। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। आइए मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो अलग से पीरियोडिक टेबल वाले वीडियो में बता ही दिया था, यहाँ पे बताता हूँ। ये जैसे आपका ना K का 19 होता है परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक के अनुसार ही हम इसे लिखते हैं, है ना। तो भाई कैसे लिखते हैं? 1s2 2s2 2p6, पहला में 2 गो होगा, दूसरा में 8 गो हो गया, 6 2 8, है ना। फिर 3s2 3p6, है ना। अब हमारा 3d आएगा कि 4s आएगा, इसीलिए मैं इसको रखा हूँ, है ना। तो 3d पहले आएगा कि 4s पहले आएगा? तो आपको आपके हिसाब से सिंपल तो पहले 3d आना चाहिए, क्योंकि spdf होता है ना। लेकिन यहाँ पे पहले s आएगा, है ना, पहले 4s आ जाएगा तब 3d आएगा। ये कैसे आता है तो तब मैं लिख के बताऊंगा। पहले ये कैसे आया पहले लिख ही देता हूँ। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब कितना हो गया? 2 2 4 6
10 2 12 6 18 है ना। अब हो जाएगा 4s1 है, तो लास्ट में इसीलिए 3p6 और 4s1 यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आप कहोगे कि डी वाला क्यों नहीं लिखे, तो हम इसलिए नहीं लिखे भाई, आ जाओ। मैंने आपको n प्लस एल प्लस एन का कंसेप्ट बताया था, है ना, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमने के एल एम एन इनको हमने 1 2 3 4 ये कक्षा की संख्या इससे डिनोट करते हैं, एस पी डी एफ है ना, इनको हम 0 1 2 3 से डिनोट करते हैं। अब आप 4s और 3d को कर लो, तो 4 तो कक्षा की संख्या ही हो गया, s का वैल्यू कितना है 0, s का वैल्यू कितना है 0, तो 4s का वैल्यू कितना आ गया 4 प्लस 0 मतलब 4s बराबर हो गया आपका 4। 3d का वैल्यू आपको निकालना है, तो 3 तो हो गया कक्षा की संख्या और d का वैल्यू कितना है जी 2, तो 3 2 5 हो जाएगा 3d का मतलब। तो मैंने कहा था ये आरोही क्रम में फिल होता है, जिसका वैल्यू कम आएगा वो पहले आ जाएगा, इसीलिए 4s पहले आ जाता है 3d के पहले, ठीक है। इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस प्रकार से हुआ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1 हो गया। डी वाला इसमें आया ही नहीं क्योंकि 19 है, 19 पे ये मुझे समाप्त करना है, ठीक है। तो ये हो गई जी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बाद बाकी इससे ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको जो है प्रेडिक्ट टेबल वाली वीडियो जो है टॉपिक वाइज वाली वीडियो प्लेलिस्ट में मिलेगी, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। इनके अलावा प्रसिद्ध कांचीपुरम का मंदिर का निर्माण किस शासकों के द्वारा किया गया था, बाय व्हिच रूलर वाज द फेमस कांचीपुरम टेम्पल बिल्ट, तो ये पल्लव शासक के द्वारा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो पल्लव की राजधानी थी वो भी कांचीपुरम में ही थी, तो कांचीपुरम की जो भी मंदिर है जैसे स्वर्ण मंदिर वगैरह, तो ये जो है आपका पल्लव शासक ने ही बनवाया था। दिलवारा का जैन मंदिर बिमल शाह ने बनवाया था। माउंट आबू में जो राजस्थान का जो मंदिर है ये कहाँ पे है, यही है दिलवारा का मंदिर जो माउंट आबू राजस्थान में है, कौन बनवाया था, तो बिमल शाह ने बनवाया था। देखिए दोस्तों मेरा भाषा आगे पीछे जरूर रहता है क्योंकि आप जानते हैं मैं खुद लिखता हूँ, किसी भी बुक किसी भी इस चीज़ से नकल नहीं करता, है ना। इनके अलावा हवा महल ये महाराणा प्रताप ने बनाया था, इसके अलावा ये कहाँ पे है, जयपुर में है, ठीक है। एलिफेंटा का गुफा राष्ट्रकूट ने बनवाया था, श्री कृष्ण प्रथम शासक का नाम था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। देखिए 3 चीज़ आपको राजस्थान से पूछता है, एक तो आपका उदयपुर की स्थापना किसने किया था, तो उदय सेकेंड सीधे नाम है। जयपुर का स्थापना किसने किया, तो जय सिंह सेकेंड ने किया, और एक आपका हवा महल का भी पूछ लेता है तो प्रताप सिंह ने किया था। तो ये तीनों बात जो है ध्यान रखेंगे राजस्थान के रिगार्ड में। तो दोस्तों ये थे आज के प्रैक्टिस सेट का वीडियो, अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें। पीडीएफ के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।